हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं लोकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्केलेटन इस ऑनलाइन पर प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है, पीडियाट्रिक की क्लास कंटिन्यू आ ही रही है और आप देख ही रहे हैं, और आपके कुछ डाउट आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो रहे हैं। आपके कमेंट्स जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आ रहे हैं उसको हम देख रहे हैं और आपका रिप्लाई दे रहे हैं। इसी के साथ हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग के साथ। इससे पहले अपन एक थॉट पढ़ते हैं। आपके द्वारा सोचा गया केवल एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए और अपने मेहनत को करते रहिए। ठीक है। इसके साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्म चेन एंड कोल्ड चेन। देखो बच्चों, दोनों ही पीडियाट्रिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वार्म चेन एंड कोल्ड चेन। ठीक है। वार्म वार्म जो चेन है वो मोस्टली पीडियाट्रिक को आफ्टर बर्थ, डिलीवरी, लेबर रूम से लेके अपने घर तक पहुंचने में जो चेन यूज होती है उसको वार्म चेन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा जो कोल्ड चेन है वो बच्चों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन वैक्सीनेशन के अंदर। वैक्सीन को फ्रॉम मैन्युफैक्चर साइट से लेके टिल जो वैक्सीनेशन साइट है वहां तक जो एक कोल्ड चेन बना के रखते हैं, एक लो टेम्परेचर जो बना के रखते हैं, उसको हम बोलेंगे कोल्ड चेन। तो इम्पोर्टेंट है दोनों टॉपिक, दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वार्म चेन और उसके बाद कोल्ड चेन। वार्म चेन, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वार्म वार्म चेन मतलब कहीं कहीं टेम्परेचर इसमें ज्यादा होगा, वार्म होगा, इसको बोलेंगे वार्म चेन। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और पूछ लिया जाता है इसमें से। कई कई चीजें इंपॉर्टेंट भी आएगी इसमें, आपको सब चीज नोटिफाई कराऊंगा कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी पढ़ने लायक चीज है जो समझ में आए, उस हिसाब से आपको पूरा बताऊंगा। देखो वार्म चेन, जस्ट मैंने आपको बताया ही है, वार्म चेन कुछ भी नहीं है बच्चों, एकदम सिंपल चीज है कि फ्रॉम लेबर रूम से लेके बच्चा घर तक पहुंच जाए तो एक वार्म टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, जिससे कि बच्चा सफर न करे, हाइपोथर्मिया में न जाए, बच्चा कोल्ड न हो। इसके लिए वार्म चेन बनाई गई है। ठीक है। कुछ इसमें कुछ स्टेप्स है वो आपको मैं बताऊंगा। इसमें स्टैंडर्ड 10 स्टेप होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले वार्म चेन क्या होती है? वार्म चेन कुछ भी नहीं है, जस्ट वही है, फ्रॉम लेबर लेबर रूम को है वो टेम्परेचर मेंटेन रखना है टिल अपने बच्चा घर पहुंचे तब तक। तो सबसे पहले इसमें आता है वार्म चेन में 10 स्टेप है, टोटल 10 पॉइंट्स है। टोटल 10 पॉइंट्स से आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कौन सा वार्म चेन के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। 10 पॉइंट है वो मैं पहले लिखूंगा, फिर एक एक करके आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। जितना आपको एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, नर्सिंग एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, उतना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले बच्चों देखो, लेबर रूम का जो टेम्परेचर है वो कम नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो लेबर रूम का जो मिनिमल जो टेम्परेचर है वो 25 रखना चाहिए। इसकी रेंज हो सकती है 22 से लेके 25 तक, लेकिन लगभग 25 का एवरेज रखना चाहिए। तो वार्म लेबर रूम का जो टेम्परेचर बच्चों वो वार्म होना चाहिए। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो लेबर रूम का टेम्परेचर है वो 22 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और स्टैंडर्ड आपको एक यदि पूछ ले तो आपको बताना है 25। क्या बताओगे? 25 सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों। इसके बाद अपन बात करें लेबर रूम के अंदर, जो बच्चा जैसे ही डिलीवर हुआ है तो आपको ना ऐसा नहीं कि कोल्ड क्लॉथ्स है या कोल्ड टॉवल है उसमें रखना बच्चे को, प्री वार्म रखना है। टॉवल को, ब्लैंकेट को, जितना भी आपके लेबर में जो भी इक्विपमेंट्स जो भी यूज हो रहे हैं जितनी भी, तो उसको टेम्परेचर मेंटेन रखना है बच्चा को। तो आप प्री वार्म ब्लैंकेट यूज कर सकते हैं। प्री वार्म ब्लैंकेट, प्री वार्म ब्लैंकेट कैसे करेंगे?
वार्मर के आगे रख के उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेंगे और उसके बाद बच्चे को प्री वार्म जो ब्लैंकेट है उस पे रख लेंगे। ठीक है, प्री वार्म ब्लैंकेट क्लॉथ्स, और ओवरऑल टेम्परेचर है वो लेबर रूम का नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो ज्यादा कोल्ड होना चाहिए, नहीं ज्यादा वार्म होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है वार्म रिसस्टेशन। देखो बच्चों, कई कई बार क्या बच्चा है वो कुछ न कुछ कंडीशन से सफर रहता है, या कुछ रिसस्टेशन इक्विपमेंट की जरूरत होती है, जैसे ऑक्सीजन डिलीवरी की या सीपीआर की जरूरत रहती है। उस टाइम बच्चे को वार्म ऑक्सीजन डिलीवर करना है। जो रिसस्टेशन में जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो आपको हमेशा एंड हमेशा वार्म यूज करना है। तो वार्म रिसस्टेशन, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें जो ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हो आप, वो वार्म ऑक्सीजन हो जानी चाहिए, मॉइस्ट एंड वार्म ऑक्सीजन होनी चाहिए, मॉइस्ट एंड वार्म ऑक्सीजन होनी चाहिए। यदि वार्म ऑक्सीजन नहीं होगी, मॉइस्ट नहीं होगी, तो बच्चा ड्राई हो जाएगा, और ठंडी ऑक्सीजन होगी जिससे आप बच्चा है वो हाइपोथर्मिया में जा सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने लायक है। 3 नंबर में है बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो इमीडिएट उसको ड्राई करना होता है। तो 3 नंबर पॉइंट है इमीडिएट ड्राई, इमीडिएट ड्राई। देखो, बच्चे के ऊपर मॉइस्चर रहती है, बच्चे के ऊपर सिक्रेशन रहते हैं, तो वो सब वाइप करना होता है। इसके अलावा बच्चे के ऊपर वर्निक्स कैसियोसा रहता है, जो भी क्लीन करना होता है। एक वाइट चीजी सब्सटेंस होता है बच्चे की बॉडी के ऊपर, उसको क्लीन करना होता है, क्योंकि वो इवापोरेट करके बच्चे में बच्चे को हाइपोथर्मिया में ले जाएगा। इसलिए जो बच्चे को है वाइप करना होता है, क्लीन करना होता है बच्चे को। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। है बच्चे को है स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना चाहिए। जो अपन पढ़ेंगे कंगारू मदर केयर के एमसी पढ़ेंगे, जिसमें क्या बच्चों कि बच्चा है वो मदर के एकदम कांटेक्ट में रहेगा, जिससे क्या है कि बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाएगा। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है। उसके बाद बच्चा थर्ड पॉइंट आ गया। फोर्थ स्किन टू स्किन आ गया। पांचवा पॉइंट है बच्चा को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। जब बच्चा अपनी मदर के पास में रहेगा था, ऑटोमेटिकली मिल्क बनेगा और बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, छठा जो पॉइंट है वो है बाथिंग। बच्चे को बाथिंग कराने की जरूरत है या नहीं है, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद है क्लोथिंग, कैसा क्लोथ बच्चे को पहनाना चाहिए। छोटा बच्चा है तो क्लोथ कैसे पहनने चाहिए, कैसा उसके लिए सुटेबल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रूमिंग। बच्चे को मदर के साथ ही रखना रूमिंग कहलाता है। और 9th नंबर पॉइंट आ गया ट्रांसपोर्ट का। बच्चे को ट्रांसपोर्ट जब कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल से या हायर सेंटर पे, हॉस्पिटल छोटा हॉस्पिटल है वो बड़े हॉस्पिटल में कर रहे हो या हॉस्पिटल से अपने घर के सेटअप पे कर रहे हो, तो उसको वार्म चेन के साथ ही करना है। प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके ही आपको ट्रांसपोर्ट करना है। और 10 नंबर जो पॉइंट है, लास्ट 10 नंबर पॉइंट है, उसमें आपको ट्रेंड एंड अवेयर स्टाफ होना चाहिए, जिसको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो थर्मल लॉस है वो किस किस मोड से हो सकता है। इवापोरेशन से होता है, कंडक्शन से होता है, कन्वेक्शन से होता है। ये सब चीज आपको आगे बताएंगे। तो ये भी आपको ट्रेंड स्टाफ एंड अवेयर स्टाफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम आगे पढ़ रहे हैं। इमीडिएट ड्राई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि इवापोरेट हो जाएगा जो बच्चे पर मॉइस्ट लगा है, जो सिक्रेशन लगा है वो इफेक्ट कर देगा और बच्चा कोल्ड में चला जाएगा। तो पॉइंट क्या हुआ इसमें, वाइफ चाइल्ड इमीडिएटली, बच्चों को इमीडिएटली वाइप करना है इमीडिएटली। इसके अलावा सिक्रेशन जो भी है और मॉइस्ट है वो रिमूव करना है। सिक्रेशन मॉइस्ट है वो रिमूव करना है। ठीक है बच्चों, ये इमीडिएट ड्राई रखना है बच्चे को, कहने का मतलब यही हुआ। 4th नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया वैसे, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट है। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया मदर की स्किन एंड बेबी की स्किन है,
वो टच में रहनी चाहिए, कहने का मतलब नियर में रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चा हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। तो इसमें अपन पढ़ेंगे केएमसी। देखो केएमसी का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो 4 होते हैं। वो एग्जाम में पूछा हुआ है, 2016 एम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। केएमसी के 4 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो बच्चों याद रखना आपको। केएमसी के 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले है यही स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है बच्चे को, इसके अलावा अर्ली डिस्चार्ज करना हॉस्पिटल से, इसके अलावा स्ट्रिक्ट फॉलोअप उसको करवाना है। तो 4 पॉइंट है चारों। कई बार एक मिस कर देता है और आपको ऑप्शन में दे देता है कि कौन सा नहीं है, दूसरा देके आपको पूछ लेगा कि कौन सा नहीं है। तो स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दूसरा हो गया बच्चों, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। थर्ड वन मैंने बताया आपको अर्ली डिस्चार्ज। और लास्ट फोर्थ पॉइंट है स्ट्रिक्ट फॉलो अप। आफ्टर डिलीवरी मदर को वापस हॉस्पिटल में बुलाना है, और जो चेकअप है वो करना है, बच्चे का ग्रोथ कैसा है, कितना हो रहा है, वो सब चेक करना है, स्ट्रिक्ट फॉलो अप करना है। मदर का यूट्रस अपने सेम पोजीशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो सब चीज एक फॉलो अप में आप चेक कर सकते हो कि मदर अपनी नॉर्मल स्थिति में जा रही है कि नहीं जा रही, ये सब चीजें देखनी होती है। ठीक है, केएमसी में पढ़ेंगे वो, मैं आपको अलग से बताऊंगा ये केएमसी। एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। इसके अलावा स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया, और 5वां नंबर मैंने आपको बताया था एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इसमें करवाना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये वार्म चेन का ही पॉइंट है 5वां, और केएमसी के अंदर भी आता है ये, केएमसी के अंदर भी आता है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है जो वार्म चेन का पॉइंट है बच्चों। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का सिंपल मीनिंग यही समझो कि बच्चे को है अर्ली, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी ब्रेस्ट फीड करवाना है, और मैक्सिमम करवाना है 2-2 घंटे से करवाना है हो सके तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बच्चे को। इसके अलावा ब्रेस्ट फीड विथ इन 24 आवर्स, या इससे बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा ब्रेस्ट फीड एज सुन एज पॉसिबल, ब्रेस्ट फीड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा छठा जो पॉइंट मैंने आपको बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, बाथिंग, बच्चे का बाथिंग करवाना है कि नहीं करवाना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। ये भी एक वार्म चेन का ही पॉइंट है, घटक है। बच्चों देखो, वार्म बाथिंग के लिए ना 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है मेनली। पहला है बच्चे का वजन, एंड बच्चे का दूसरा है बच्चे का वजन। वजन हो गया, और दूसरा हो गया आपका बच्चे का थर्मल टेम्परेचर कैसे है बच्चे का। तो 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चे का यदि टेम्परेचर सही है तो आप करवा सकते हो, बाथिंग उसमें पहले पहले 24 आवर में ओनली वाइप करना है, स्पंज करना है, एंड वेट यदि नॉर्मल है 2500 ग्राम 2.5 kg से अबो है, तो बच्चे को आफ्टर 24 आवर्स आप बाथिंग करवा सकते हो। तो 2 क्राइटेरिया कौन से हैं इसमें, 2 मेन क्राइटेरिया है। बच्चा है हाइपोथर्मिया में नहीं होना चाहिए, क्या बच्चों, टेम्परेचर है, टेम्परेचर है स्टेबल होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया वेट है, वो है मोर देन 2.5 kg होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीज इसमें मायने रखती है बाथिंग के अंदर। यदि बच्चे का टेम्परेचर ठीक है, वेट ठीक है, तो आप 24 आवर के बाद उसको बात करवा सकते हो। और
यदि स्टेबल है तो आप, यदि बच्चे का स्टेबल है दोनों ही चीज, तो आप स्पंज करवा सकते हो या वाइप कर सकते हो बच्चे को। ठीक है, ये बाथिंग से रिलेटेड पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 7 में मैंने आपको बताया क्लोथिंग। देखो बच्चों, क्लोथिंग का सिंपल सा फंडा यही है कि बच्चे को वेदर के अकॉर्डिंग ही क्लोथिंग करवाना है। यदि समर है या कोल्ड सीजन जो भी है, उस अकॉर्डिंग ही आपको क्लोथिंग करवानी है। और एक इसमें रूल होता है कि बच्चे को वेट है, जीरो करेक्शन वेट बोलते हैं इसे। जीरो करेक्शन वेट में क्या होता है बच्चों, कि बच्चे का जो क्लॉथ है उनका वजन कर लेते हैं, उसके बाद बच्चे को फैन मतलब पहना देंगे, उसके बाद उसका वजन कर लेंगे। इसको जीरो करेक्शन वेट के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जीरो करेक्शन वेट क्या होता है। तो यही होता है, क्लॉथ को पहले वजन करेंगे, क्लॉथ का जितना भी वजन है उसके बाद बच्चे को पहना देंगे और उसके बाद उसका वजन कर लेंगे। तो फाइनली अपन फाइनल जो क्लॉथ के साथ जो बच्चे का वजन है उसमें से क्लॉथ का वजन है वो माइनस कर देंगे, तो बच्चे का एक्चुअल जो वजन है वो आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, तो क्लॉथिंग के अंदर पॉइंट आ गया कि अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन या वेदर, वेदर के अकॉर्डिंग बच्चे को क्लॉथिंग करवानी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जीरो जीरो करेक्शन वेट। जीरो करेक्शन वेट मैंने बताया, वेट ऑफ द वेट ऑफ चाइल्ड्स क्लॉथ, चाइल्ड क्लॉथ्स का वेट करना है। चाइल्ड्स क्लॉथ, चाइल्ड क्लॉथ्स बिफोर wear before wear and check weight and check weight after wearing, after check weight after wearing cloth of baby, clothes of क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, इसको जीरो करेक्शन वेट के नाम से जानते हैं। क्लॉथिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद अपन बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, रूमिंग इन। देखो, रूमिंग इन का जो सिंपल सा मीनिंग ये मान सकते हो कि बच्चा और मदर है वो एक रूम के अंदर रहना चाहिए। सीधी सी बात है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि बच्चा यदि मदर के पास रहेगा, कि रहेगा, मम्मी के पास रहेगा, तो क्या होगा कि अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी बच्चे की और मदर की आपस में, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। इसलिए ये एक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा बच्चा, सिक्रेशन अच्छा होगा बच्चे मिल्क का, जिससे बच्चा है अच्छा पिएगा और उसका वजन गेन होगा, वेट वेट गेन होगा। सीधी सी बात है। तो रूमिंग इनका मेन मोटो ये है, एक रूम के अंदर मदर एंड बेबी रहना चाहिए, जिससे क्या है कि अच्छी बॉन्डिंग हो और अच्छी ग्रोथ हो बच्चे की। तो बेबी एंड मदर इन सेम रूम। ठीक है, सीधी सी बात ये है पहला पॉइंट। इसके बाद आ, बच्चे को ना रूमिंग इन, रूमिंग इन रहेगा तो बच्चा टेम्परेचर भी मेंटेन कर पाएगा। अभी एक अलग जगह रहेगा बच्चा, तो एक अलग एनवायरनमेंट में रहेगा, तो बच्चे का कहीं ना कहीं हो सकता है टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो और बच्चा हाइपोथर्मिया में चला जाए, तो उसका नुकसान ही है। तो रूमिंग इन रखना है बच्चे का। 8वां पॉइंट ये है, रूमिंग इन रखना है। 9वां पॉइंट क्या है बच्चों? पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 मैंने बताया था आपको, ट्रांसपोर्टेशन। बच्चा जब डिलीवर हो गया, बच्चा का जन्म जन्म हो गया, तो अपने घर की तरफ शिफ्ट होगा, तो उस टाइम में टेम्परेचर मेंटेन रखना है। यदि
बच्चा सिक हो गया तो कहीं न कहीं छोटे हॉस्पिटल से बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट हो रहा है, तो भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बच्चे का हाइपोथर्मिया में नहीं जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन, वार्म ट्रांसपोर्टेशन, वार्म ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्ट टू होम और रेफर टू हायर सेंटर, रेफर टू हायर सेंटर। दोनों में ही ध्यान रखना है कि बच्चे को अच्छे से कवर करके रखना है, ठीक है। कवर बेबीज बॉडी विथ ब्लैंकेट। यदि ज्यादा टेम्परेचर कम है तो आप हीटर लगा सकते हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। बेबी को कवर रखना है। स्पेशली क्या होता है कि बच्चे का जो हेड से है वो ठंड ज्यादा लगती है, क्योंकि इवापोरेट है, स्किन थिन होती है और फ्लूइड इवापोरेट जल्दी होता है, इसलिए बच्चा है वो हाइपोथर्मिया में जाता है। इसीलिए तो ये वार्म वार्म चेन अपन को पढ़ने की जरूरत पड़ गई। क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ गई? कि बच्चा है वो थिन है, वो बहुत पतली होती है, स्किन वो बहुत पतली होती है, जिससे क्या है कि इवापोरेशन से बच्चे का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होता रहता है। पॉइंट नंबर 9 अपने पढ़ा। पॉइंट नंबर 10 है ट्रेंड एंड अवेयर स्टाफ। ट्रेंड एंड अवेयरनेस। इसमें क्या है, इस पॉइंट में क्या है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि वॉर्म चेन के दौरान किस किस मेथड से बच्चे का हीट लॉस हो रहा है, कौन कौन सा मेथड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कहीं बच्चे को आप ठंडी सरफेस पे रख दोगे तो कंडक्शन से उसका हीट लॉस होता रहेगा। कहीं हवा वाली जगह में बच्चे को रख दोगे या सुला दोगे तो बच्चे का कन्वेक्शन से उसका जो वेट अपने थर्मल है वो लॉस होता रहेगा। तो ये सब चीज है, आपको पता होना चाहिए किस माध्यम से बच्चे का जो थर्मल है वो कम हो रहा है, ठीक है। यही मेन पॉइंट है इसका, अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस सिंपल भाषा में कह सकते हैं, हीट लॉस का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मेथड से होता है, वो आपको आगे बता दूंगा मैं। यहाँ पे आप जस्ट हीट लॉस बचाना है आपको। ये 10 पॉइंट है वो याद रखना है। वार्म चेन, वार्म चेन के 10 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट में आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट है वार्म लेबर रूम। जब बच्चा डिलीवर होता है तो लेबर रूम का आपका टेम्परेचर है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। सेकंड वन है वार्म रिससिटेशन। बच्चा यदि सीपीआर की जरूरत है तो आपको जितने भी रिससिटेशन इक्विपमेंट यूज कर रहे हो आपको वार्म होना चाहिए। बच्चे को इमीडिएटली ड्राई करना चाहिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट रखना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो करवाना चाहिए जिससे कि बच्चे का वजन बढ़े, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल हो। बाथिंग है 24 आवर के अंदर करवा, 24 आवर के बाद करवा सकते हो आफ्टर, यदि टेम्परेचर और वेट बच्चे का स्टेबल है। क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू सीजन वेदर के अकॉर्डिंग करवाना है। इसके अलावा रूमिंग इन रखना है बच्चे को, वार्म ट्रांसपोर्ट रखना है। इसके अलावा ट्रेंड एंड अवेयरनेस ऑफ द स्टाफ। ये सब चीजें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैंडर्ड पॉइंट है 3 10, आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कोल्ड चेन। दो चेन होती है, वार्म चेन तो है फिर थर्मल हाइपोथर्मिया के अंदर अपन बोल सकते हैं हाइपोथर्मिया। बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए को वार्म चेन मेंटेन करनी होती है हाइपोथर्मिया के अंदर। हाइपो मतलब बिलो, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर, ठीक है। और कोल्ड चेन है बच्चों, कोल्ड चेन अपन पढ़ेंगे। कोल्ड चेन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। कोल्ड चेन है जो जहां वैक्सीन वैक्सीन बनती है, जिस फैक्ट्री में वैक्सीन बनेगी वहां से लेके स्टेट में आएगी और अपने रीजनल जो सेंटर है, अपने लोकल जो सेंटर है
पेरिफेरी जो सेंटर है वहां तक जब पहुंचेगी, तो जो टेम्परेचर जहां से बनी थी वो सेम टेम्परेचर है, वो मेंटेन करके रखना ही एक कोल्ड चेन है। एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि फ्रॉम मैन्युफैक्चर साइड से लेके स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक जो मेंटेन रह रहा है टेम्परेचर, उसी को ही अपन कोल्ड चेन बोलेंगे। तो अपन कह सकते हैं कोल्ड चेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जस्ट वही डेफिनेशन में आएगा, जो मीनिंग है वही डेफिनेशन है। तो इसका हम लिख सकते हैं द कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है। द कोल्ड चेन इज ए सिस्टम ऑफ स्टोरेज, सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, इन द स्टेट ऑफ, इसकी कंडीशन क्या है कि उसकी एफिशिएंसी है, पोटेंसी है, वो बना के रखना है। उसकी जो इफेक्टिवनेस है, वैक्सीन किस लिए यूज कर रहे हैं, उसकी जो पोटेंसी है वो बना के रखना है, टेम्परेचर है वो बना के रखना है। तो इन द स्टेट ऑफ, इन द स्टेट ऑफ efficiency and potency at recommended temperature, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है बच्चों, जिसमें क्या है कि जो वैक्सीन है मैन्युफैक्चरिंग साइड से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक एक टेम्परेचर के एक टेम्परेचर सेट किया है, उस टेम्परेचर पे ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। इसको बोलेंगे अपन कोल्ड चेन, वेरी इंपॉर्टेंट कोल्ड चेन, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कोल्ड चेन के दौरान जो क्या क्या इक्विपमेंट सब वो यूज होते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट है जो यूज होते हैं, उसका अपन नाम लिखते हैं। तो यूज इक्विपमेंट्स, यूज ऑफ इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं। देखो बच्चों, सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट है कोल्ड चेन के अंदर, वो है वॉक इन रूम। बड़ा रूम होता है, एक टेम्परेचर बना के एक बड़ा रूम बनाया जाता है, उसको बोले वॉक इन रूम। दूसरा है एक डीप फ्रीजर होता है, जिसमें क्या है कि आइस पैक्स वगैरह बनाया जाता है, डीप फ्रीजर बोलेंगे, जिसमें कोल्ड वैक्सीन भी अपन रख सकते हैं डीप फ्रीजर के अंदर। थर्ड वन है आइस लाइन्स, आइस लाइन्स बॉक्स होता है, उसको पढ़ेंगे अपन। चौथा जो पॉइंट है वो है वैक्सीन बॉक्स। पांचवा पॉइंट है वैक्सीन कैरियर। और लास्ट पॉइंट है डे कैरियर। ठीक है, वन बाय वन अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉल्ड वर्क इन रूम, वर्क इन वर्क इन कोल्ड रूम। बड़ा रूम होता है बच्चों जो कोल्ड होता है, ठीक है, उसमें 3 महीने तक की वैक्सीन है वो स्टोर रखी जाती है, और काफी 4-5 डिस्ट्रिक्ट है वो कवर करता है। वर्क इन कोल्ड रूम। सेकंड में मैंने आपको बताया था डीप फ्रीजर, डीप फ्रीजर। थर्ड वन है आइस लाइंड, अच्छा आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर है, आइस लाइंड रेफ्री रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर,
आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। फोर्थ वन है कोल्ड बॉक्स। पांचवा है वैक्सीन कैरियर। छठा बोल सकते हो डे कैरियर। टोटल अपन 6 इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या इक्विपमेंट्स इसमें काम आते हैं और कौन सा इक्विपमेंट है, कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, कितने रीजन को कवर करता है, वो पढ़ेंगे। इसकी पोटेंसी या कितने दिनों तक ये स्टोर कर सकता है वो हम पढ़ेंगे। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। वॉक इन कोल्ड रूम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वन पे वॉक इन कोल्ड रूम। देखो बच्चों, इसके नाम से अपन को पता चल रहा है वॉक इन कोल्ड रूम एक बड़ा रूम होगा जो 3-4 महीने तक वैक्सीन को स्टोर कर सकता है। इसके अलावा 4-5 डिस्ट्रिक्ट की जो वैक्सीन है वो स्टोर कर सकता है, एक रीजनल लेवल पे रहेगा। तो ये चारों पॉइंट, आप तीनों चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला ये रीजनल लेवल पे रहेगा। सबसे पहला पॉइंट, और 4-5 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा 3 मंथ की वैक्सीन को स्टोर कर देगा। 3 मंथ, 3 मंथ्स वैक्सीन स्टोर। स्टोर ऑफ वैक्सीन। ठीक है। वॉल्क इन कोल्ड। सेकेंड वन है बच्चों डीप फ्रीजर। देखो डीप फ्रीजर क्या है। डीप फ्रीजर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है वो आइस बनाने का होता है, आइस पैक्स बनाने का होता है। इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 लीटर होती है। और इसमें अपन जो मीजल्स की वैक्सीन है वो भी स्टोर कर सकते हैं, ओपीवी की वैक्सीन है वो स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फ्रीजर के अंदर स्टोर हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है फिर, फॉर किस लिए, आइस पैक बनाने के लिए, फॉर आइस पैक्स, आइस फॉर्मेशन, आइस पैक्स फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और और क्या बच्चों, मैंने बताया था ये मीजल्स एंड पोलियो वैक्सीन भी इसमें रख सकते हैं। और कैपेसिटी मैंने बताई आपकी, कैपेसिटी इसकी 300 लीटर। ठीक है। ये क्या हो गया, डीप फ्रीजर हो गया। 3-4 पॉइंट है, पॉइंट से आप याद रख सकते हो। बाकी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने आपको ज्यादा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है बस वही मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान में रहे, याद रहे। थर्ड वन है आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। रेफ्री रेफ्रिजरेटर। ठीक है, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। नाम से थोड़ा अनुमान लग रहा है कि आइस है वो लाइंस में रहेगी। ठीक है। तो इसकी मैं बात करूं, क्या यूज क्या है इसका, इसका देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है जो पेरिफेरी के अंदर पीएचसीएस सीएचसीएस सब सेंटर है, वहां पे वैक्सीन को ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना। इसके अलावा आइसलैंड है वो
इसमें क्या है कि एक बॉक्स बना होता है आइसलैंड का, जिसमें बॉटम में जो टेम्परेचर है वो लो रहता है, और अप जो टॉप की साइड है वो उसका टेम्परेचर है कंपेरेटिवली बॉटम से थोड़ा सा ज्यादा रहता है। इसका जो टेम्परेचर है 2 to 8 डिग्री मेंटेन करके रखना होता है, और इसको दिन में 2 बार है वो टेम्परेचर नोट करना होता है कि कहीं न कहीं इसका कुछ सिस्टम खराब तो नहीं होगा जिससे ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो अपन को मैन्युअली अपन को चेक करना होता है कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक रहना चाहिए। इसका बॉटम के अंदर जो टेम्परेचर है वो कम रहता है। तो क्या करते हैं कि सीधी जो वायल्स है वैक्सीन की वो टच नहीं होने देनी है। इसको हमेशा किसी न किसी पॉलीथीन में या कार्टून के अंदर डाल के ही रखना है। ठीक है, कुछ प्रिकॉशंस है वो सब आपको ध्यान में रखना है। तो इसका यूज क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, क्या हुआ, अवेलेबल अवेलेबल इन पेरिफेरी हेल्थ सेंटर लाइक PHC, CHC, PHC, CHC एग्जांपल है ये। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी की बात करें, इसकी कैपेसिटी है, मैंने आपको डीप फ्रीजर की बताई थी 300 ml, सेम ही वही है। कितनी है, 300 ml, सॉरी लीटर है ये, 300 लीटर। इसके अलावा जो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर है वो जो जिसका बॉटम है वो टेम्परेचर लो रहता है इसका। तो आप पॉइंट के लिख लो, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एट बॉटम, लो टेम्परेचर एट बॉटम, ठीक है, कंपेरेटिवली टॉप से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जो भी आप वैक्सीन की वायल रखो वो डायरेक्ट टच नहीं होनी चाहिए जिसकी दीवार से या बॉटम से, कंपेरेटिव बॉटम तो बहुत कोल्ड रहता है। तो इसको इसलिए जितनी भी वायल है वो या तो पॉलीथीन में रखनी है या कार्टन के अंदर रखनी है। ठीक है, तो यूज वैक्सीन वायल, यूज वैक्सीन वायल विथ पॉलीथीन, पॉलीथीन के साथ उसको रखना है, यूज करना है कार्टन आपको यूज करना है। इसके अलावा जो DPT है, TT है, जो हीट से कोल्ड सेंसिटिव जो वैक्सीन है वो बॉटम में नहीं रखनी है, क्योंकि कोल्ड नीचे बॉटम में ज्यादा कोल्ड है तो वैक्सीन है वो डीनेचुरेशन हो जाएगा। तो याद रखना है हमेशा, DPT, TT वैक्सीन should not kept on bottom। और कौन सी रखनी है, रख कौन सी सकते हैं, BCG की रखते, BCG रख सकते हैं, OPV रख सकते हैं, ये वैक्सीन है अपन रख सकते हैं, मीजल्स की रख सकते हैं। ठीक है, तो मीजल्स, मीजल्स स्पेलिंग देख लेना, मीजल्स और OPV और BCG, ये वैक्सीन अपन बॉटम में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहूँ रफली, कि ये आइसलैंड बॉक्स है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे अदर जो वैक्सीन मैंने बताई थी, DPT है, TT है, हेपेटाइटिस है, ये सब रख सकते हो आप ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर वो कंपेरेटिवली कम रहता है बॉटम से। और यहाँ पे अरेंजमेंट आपका रखना है OPV, सबसे नीचे आप OPV रखना है, उसके बाद है मीजल्स, उसके बाद है BCG, उसके बाद है रोटा वायरस। ठीक है, और इसके बीच में है अदर वैक्सीन।
ठीक है। ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है जो पेरिफेरी पीएचसी सीएचसी के अंदर पाया जाता है, जिसमें वैक्सीन स्टोर की जाती है, रखी जाती है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 300 लीटर होती है। और जिसका बॉटम है वो टेम्परेचर कंपेरेटिवली लो रहता है, जिससे कि जो वैक्सीन है वो डायरेक्ट टच नहीं होनी चाहिए। ओपीवी, मीजल्स, बीसीजी ये आप रख सकते हो, लेकिन डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस ऐसी जो वैक्सीन है जो लो टेम्परेचर पे खराब हो जाती है, डीनेचुरेशन हो जाता है, उसको नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया आइस लैंड रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन। फोर्थ वन है कोल्ड बॉक्स। देखो बच्चों, कोल्ड बॉक्स एक बड़ा बॉक्स होता है जिसकी कैपेसिटी है 5 लीटर से लेके 20 लीटर तक होती है। 5 लीटर से लेके 20 लीटर के अराउंड होती है। ठीक है, और इसका यूज क्या है? इसका भी यूज है ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन। ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है। पॉइंट नंबर 5 क्या है? वैक्सीन कैरियर। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, कोल्ड बॉक्स के अंदर 5, इसकी कैपेसिटी होगी 5 लीटर टू 20 लीटर। एंड यूज हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, वैक्सीन कैरियर है। अच्छा, वैक्सीन कैरियर में आप चीज ध्यान रखना, डे कैरियर और वैक्सीन कैरियर में दोनों कंपैरेटिवली आप स्टडी कर सकते हो। वैक्सीन कैरियर में आइस पैक्स है वो 4 यूज करेंगे, और वाइल की कैपेसिटी है वो 16 to 20 रहेगी। और इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी डे है, टाइम है, वो है 48 आवर्स। लेकिन डे कैरियर के अंदर है वो जो आइस पैक्स है वो 2 यूज करेंगे। और जिसकी वाइल्स की कैपेसिटी है वो कम रहेगी, 6 to 8 वाइल्स ही रहेगी ओनली। और टाइम इसका है वो 24 आवर्स, एक दिन ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैक्सीन कैरियर में आप, मैंने बताया आपको आइस पैक्स कितने यूज होंगे। आइस पैक्स, आइस पैक्स है वो 4 यूज होंगे। ठीक है, आइस पैक 4 यूज। और वाइल्स होगी 16 से लेके 20। ठीक है, और ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो 48 आवर हो गया। ठीक है, और इसी के साथ आप कंपेरेटिवली आप ये दो, इसको दोनों को देख सकते हो। 6 नंबर मैंने बताया डे कैरियर। क्या? डे कैरियर। इसमें पहला जो पॉइंट है आइस पैक्स वाला, आइस पैक्स इसमें कितने यूज होंगे? इसमें 2 यूज होंगे, आइस पैक्स 2। ठीक है, वाइल्स कितनी यूज होगी? वाइल्स में आप इधर लिख सकते हो, वाइल्स ओनली 6 to 8 वाइल यूज होगी। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 48 आवर है, लेकिन इसका ड्यूरेशन है ओनली 24 आवर। ठीक है, ये कंपेरेटिव ध्यान रखना, दोनों को याद रह जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, रॉकेट साइंस में कुछ भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको 2 दिन तक आप रख सकते हैं, 2 days। और इसको अपन ओनली 1 days। दोनों इंपॉर्टेंट है। वो भी आपको इसमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो जो फ्रीज हो रखी है आइस बॉक्स है उसमें डायरेक्ट टच में नहीं रखना है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसको बचाने के लिए आप यूज कर सकते हो, पॉलीथीन को यूज कर सकते हो, कार्टन को यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ मैंने बताया। तो आप डायरेक्ट टच में नहीं करना है इसके अलावा। इसके अलावा देखो, फ्रोजन आइस है वो मोस्टली नहीं यूज करना चाहिए, फ्रोजन आइस। और एक कंडीशनल आइस, फ्रोजन जेड है।
आइस एंड कंडीशन आइस। फ्रोजन मतलब जो जमी हुई है, और कंडीशन का सिंपल मीनिंग हो गया जो जिसमें कुछ लिक्विड हो। ठीक है, सिंपल आपको कई बार लैंग्वेज में दे देता है तो आपको पता होना चाहिए। फ्रोजन आइस में कंपेरेटिवली यूज कम कर नहीं करना चाहिए। और जो जैसे ये है, ये तो एकदम पूरी फ्रीज रहेगी। ठीक है, आइस पैक्स है जो पूरा फ्रीज रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आइस पैक्स है वो यहाँ पे थोड़ा लिक्विड रहेगा और यहाँ पे पूरा फ्रोजन रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सी आइस यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कंडीशनल आइस पैक्स, ये पैक्स है बच्चों, आपको यूज करना है। ठीक है, तो फिर आज अपन ने पढ़ा कोल्ड चेन एंड हॉट वार्म चेन, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कुछ न कुछ इसमें से पॉइंट आ ही जाता है। और जो कोल्ड चेन है वो आपको कम्युनिटी के अंदर आप नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पढ़ चुके हो। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं कि कम्युनिटी के अंदर भी आता है और यहाँ पे भी आता है, तो यहाँ अपन अच्छे से पढ़ेंगे और वहाँ उसको आप बोलोगे तो आगे पढ़ाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा अब तो ठीक है, इसी के साथ अपन बच्चों आज इस क्लास को स्टॉप करते हैं। आपने इतनी देर तक आराम से सुना और पढ़ा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जो भी आपको डाउट हो किसी भी तरह का, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारा सपोर्टिंग नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा ये भी आप कुछ डाउट हो तो मैसेज कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों।